सुबह का टाइम है। सुबह के 7 बजे हुए हैं और आज डेट है 30th ऑफ अक्टूबर 2021। मैं कनाडा आया था 30th ऑफ सितंबर 2019। तो आज मुझे कनाडा आए हुए एग्जैक्टली 2 साल और 1 महीने हो चुका है। तो देखो 2 साल में तो मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है और किसी को भी उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट मान लिया जाता है। तो मुझे भी कनाडा में 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो एटलीस्ट मैं ये बताने लायक हूँ कि यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे थोड़ी ख़राब लगी। तो आज मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये बताऊँगा कि यहाँ की चीज़ें कौन सी हैं जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट जो मुझे कनाडा के बारे में सबसे अच्छा लगा वो है यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर। यहाँ के लोग से मेरा मतलब है, यहाँ पे इंडिया में जब था तो माइंडसेट ऐसा था कि कुछ भी चीज़ बाय कर रहे हो, कुछ भी तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर मिलता है किसी भी लोग से डील कर रहे हो तो तुम्हें एक माइंड में एक नेगेटिविटी रखनी पड़ती थी। नेगेटिविटी से मेरा मतलब है कि ये सोचना पड़ता था अगर कोई बहुत सस्ते दाम में दे रहा है तो कहीं चीज़ सेकेंड हैंड तो नहीं है या कोई वो फर्स्ट कॉपी तो नहीं है किसी चीज़ की ना। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें आईफोन लेना है, वो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा लगता था कि कहीं फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, कुछ पार्ट्स इसके निकाल तो नहीं लिए हैं, कुछ दूसरा फिट कर दिया हो। तो हमेशा माइंड है वो तुम्हें अपनी डाउट वाली स्टेज में रखना पड़ता था और वहाँ पे चांसेस भी इस तरह के ही थे, तो सर्वाइव करने के लिए ऐसा सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी फेयर हैं, ना आपको कहीं नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है। सारे बड़े सुपरमार्केट्स हैं तो जो रेट है वो है, वहाँ पे करो, लेके आओ। इनफैक्ट आप फेसबुक वगैरह से या सेकेंड हैंड भी कहीं पे ख़रीद रहे हो ना, तो भी लोग यहाँ पे इतने जेन्युइन हैं कि आपको वो डाउट वाली मेंटेलिटी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है और इसकी वजह से मेरी टेंशन है वो बहुत कम रहती है, दिमाग है मेरा बहुत सही रहता है। तो पहली चीज़ यहाँ के लोगों का माइंडसेट, यहाँ के लोगों का कल्चर। और इनफैक्ट अगर ऐसा है ना, यहाँ पे लोग हैं वो बड़े हंसमुख होते हैं। तो अगर तुम कहीं घूमने भी जा रहे हो ट्रेल पे और कोई अनजान भी मिलता है ना, तो वो भी आपसे हेलो हाउ आर यू ऐसे पूछता जाएगा। और लोगों का यहाँ पे जीने के लिए, लाइफ के लिए जो नज़रिया है ना, वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे लोग जज नहीं करते। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, इस चीज़ से कोई जज नहीं करता। इनफैक्ट कोई 50 साल का भी होगा, 60 साल का भी होगा, वो भी हो सकता है स्केटिंग कर रहा हो या फिर जो भी उसका पैशन है, जो भी उसको पसंद है, वो काम कर रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतनी एज हो गई और ये कोई करने की चीज़ें हैं। तो इस तरह से कोई जज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है, हर कोई अपनी लाइफ है वो फुलेस्ट जीता है। अगर कोई 70 का भी है, उसको भी अगर डेटिंग करनी है तो वो करेगा यहाँ पे, है ना। तो लोग एज की वजह से, रंग की वजह से जज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ की मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है। तो अभी कॉफ़ी तैयार हो रही है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ जो मुझे कनाडा के बारे में सबसे बढ़िया लगता है, और वो है यहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया में मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट है, कोरोना भी हुआ था उससे भी पहले, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई ख़ास हेल्प नहीं करती। जो भी हेल्प करनी होती है, जो भी काम करना होता है, आपको खुद को करना होता है, ठीक है। अगर आपकी जॉब चली जाए, आपके पास खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट एक लिमिटेड अमाउंट देती है, वो भी मिलता है नहीं मिलता कुछ पता नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती। कनाडा में गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इनफैक्ट जब कोरोना का टाइम भी हुआ था, जिनकी जॉब चली गई थी, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने $2,000 पर पर्सन दिया था। अगर आपकी फैमिली में आप और आपकी वाइफ है तो $4,000 आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है इसके सिटीजन्स का। इनफैक्ट अगर बच्चे भी हैं तो हर बच्चे को $500-600 का कंपनसेशन हर महीने मिलता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को मेरे पास खिलाने के लिए पैसे नहीं है या फिर अच्छे कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट हर महीने आपको पैसे देती है अगर आपकी सैलरी स्टैंडर्ड से कम है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए हमने कॉफ़ी ले ली है, तो कॉफ़ी पीते पीते डिस्कस करते हैं।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छा लगता है, वो है यहाँ की सफाई, यहाँ का नो पॉल्यूशन जोन और यहाँ का ओवरऑल एटमॉस्फेयर। तो देखो, इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट को कुछ हद तक ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम है वो ब्लेम है हमको खुद के ऊपर लेना चाहिए। मैं देखता हूँ इंडिया में क्या है, थोड़ा एटीट्यूड ऐसा है कि कुछ भी खाया वहीं पे फेंक दिया, है ना, बाद में फिर वो गंदगी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको जलाने के लिए वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ओवरऑल रेपुटेशन है वो कंट्री की भी ख़राब होती है, लाइफ भी ख़राब रहती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ओवरऑल बीमारियां बढ़ती हैं, सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग हैं वो काफ़ी समझदार हैं, तो कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ भी लिया और फेंक दिया। इनफैक्ट अगर यहाँ पे कोई डॉग को वॉक कराने भी ले जा रहा है और वो पॉटी वगैरह कर देता है तो साथ में वो ग्लव्स से कुछ लेके जाते हैं प्लास्टिक के और उसको कलेक्ट करते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी शुरू से ही ऐसा सिखाया जाता है कि यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी है, और जो चीज़ ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। ठीक है, इसमें ही दूसरा पॉइंट मेरा आ जाता है, ये तो हो गई पॉल्यूशन वाली चीज़। सेकंड है एनर्जी वाली चीज़। यहाँ पे एनर्जी भी है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं यहाँ पे मीठे पानी की, तो यहाँ पे एनर्जी भी बनाई जाती है, ज़्यादातर क्लीन एनर्जी होती है। इनफैक्ट अभी व्हीकल्स ही हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, तो उसका भी ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरा रिप्लेस किया जाए कि पूरा ओवरऑल पॉल्यूशन है वो कम हो सके। तो सेम चीज़ है, वो इंडिया को भी फोकस करना चाहिए, इंडिया को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ेंगी तो उनको टैकल करने के लिए और ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट को और लोगों को मिलके इस चीज़ पे काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ओवरऑल तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है, एनर्जी भी यहाँ पे सारी क्लीन है, पॉल्यूशन भी यहाँ पे नहीं है, मौसम भी यहाँ पे क्या है थोड़ा सा ठंडा रहता है। मुंबई में था तो वहाँ पे क्या सर्दी पड़ती नहीं थी, ठीक है। और मेरा ऐसा है कि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी हो, तो मेरे लिए यहाँ का वेदर है वो काफ़ी अच्छा है वैंकूवर का, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और ठंडा भी रहता है, तो मेरे लिए यहाँ का वेदर है वो काफ़ी सूटेबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे पर्सनली कनाडा के बारे में बहुत अच्छा लगता है वो है यहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप घर से दूर रह रहे हो। जनरली क्या होता है, हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है, ये डाउट होता है कि यार वहाँ पे हमें लोग हैं वो इल ट्रीट तो नहीं करेंगे, कहीं रेसिज्म तो नहीं होगा, वहाँ मुझे अपनापन फील होगा कि नहीं होगा। अब देखो ऑब्वियसली आप घर से बाहर रहोगे और घर वाले आपके साथ नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आपको थोड़ा उनको मिस तो करोगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली जैसे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे इंडियंस इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता ही नहीं है मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, ऐसा लगता है मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पंजाबीज़ हैं, तो अगर आप कनाडा में आते हो तो आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इनफैक्ट सारी नेशनैलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उसका अच्छा पॉइंट क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके जैसे और भी काफ़ी सारे लोग हैं और वो मिलजुल के रहते हैं, कम्युनिटीज़ में रहते हैं। कई सारे एरिया हैं जैसे एबसफोर्ड और सरी और ब्रैम्पटन, टोरंटो साइड, तो ऐसे एरियाज़ हैं यहाँ पे केवल इंडियंस ही रहते हैं, मैक्सिमम इंडियंस रहते हैं। तो आपको अगर उन एरिया में रहोगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कहीं दूर रह रहे हो। इनफैक्ट हो सकता है आपका एम्प्लॉयर है वो भी इंडियन हो, तो आपको यहाँ पे माहौल है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा मिलेगा, और आपको चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे रहने की चीज़ हो, चाहे पहनने की चीज़ हो, हर चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि आप अपनी कंट्री, चाहे किसी भी कंट्री से हो, आप अपनी कंट्री को यहाँ पे मिस नहीं करोगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ की कनाडा की सबसे अच्छी लगती है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हर चीज़ की हो सकती है, ठीक है। सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटे तक मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ होती है आपकी लाइफ में वो होती है आपका घर। तो अगर कनाडा में आ रहे हो तो आपको घर खरीदना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं जब मुंबई में रहता था तो मुंबई में अगर 2 BHK आपको फ्लैट लेना है तो उसकी कीमत 1.5 करोड़ से लेके 3, 4, 5 करोड़ तक हो सकती थी। और जनरली नॉर्मल एक एवरेज इंसान है उसकी सैलरी होगी 40-50 हज़ार के आसपास। तो अगर 40-50 हज़ार सैलरी के हिसाब से मुंबई में रेंट में भी रह रहे हो तो आपको 20 हज़ार मिनिमम
रेंट पे करना पड़ेगा और इतने खर्चे होंगे, और उसके बाद अगर आप 20,000 भी आपकी सेविंग हो रही है, तो 20,000 की सेविंग से आप 2 करोड़ का घर कैसे अफोर्ड कर सकते हो? ठीक है, बैंक से लोन भी लोगे तो कितना लोन ले लोगे, कितना ईएमआई हर महीने पे करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर आप कर्जा चुकाते रहोगे, लोन चुकाते रहोगे। घर आपका होगा जब तक आपकी एज, बिल्कुल बुढ़े हो जाओगे, और घर जब तक आपके नाम पे होगा तब तक आपकी पूरी लाइफ निकल गई होगी उसकी किस्तें चुकाते चुकाते। ठीक है, तो ये रीज़न था। मैं भी अच्छा खासा कमा रहा था मुंबई में, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी कि मैं घर खरीद लूँ। लेकिन कनाडा का केस उल्टा है। कनाडा में अगर आप आते हो तो आप पहले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में घर खरीद ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे रेंट इतने ज़्यादा होते हैं। रेंट यहाँ पे आपका मिनिमम $1,000 से स्टार्ट होगा, मिनिमम से मिनिमम, और वो $2,000 के आसपास तक रहता है। यहाँ पे अगर आप, जैसे मैंने अपार्टमेंट लिया है, ये अपार्टमेंट तो अब भी मुझे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास ही पड़ेगा अगर इंडियन रुपीज़ में आप देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, तो इसका जो ओवरऑल मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट आता है वो उतना ही आता है जितना मैं रेंट पे कर रहा था। अभी मेरा इसका मंथली इंस्टॉलमेंट है वो करीब $1,200-1,300 के आसपास आता है, और इतना ही मैं रेंट पे कर रहा था एनीवे। तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ा। मेन क्या था कि मुझे 20% डाउन पेमेंट देना था, तो जो भी था उसका 20% हमने साल भर में इकट्ठा किया। वो डाउन पेमेंट है वो पे किया। यहाँ पे हमने थोड़ी क्रेडिट हिस्ट्री बनाई अपनी कि हमें लोन के लिए हम अप्रूव कर सकें। बाय द वे, यहाँ पे लोन मिलना भी बड़ी चीज़ होती है, ईजीली नहीं मिलता है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो लेकिन हमें 1 साल के बाद लोन मिल गया घर के लिए, इसको मॉर्गेज बोलते हैं यहाँ पे, होम मॉर्गेज मिल गया। तो फिर हमने ये अपार्टमेंट ख़रीद लिया। अब अपार्टमेंट ख़रीद लिया और हमें बस 1 साल हुआ था और उसके अंदर ख़रीद लिया हमने, और हमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस नहीं हो रही जब से ख़रीदा है कि ऐसा लग रहा हो कि एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है हमारे ऊपर, कि या फिर हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही। इनफैक्ट मैं चाहता तो मैं कुछ 1 मिलियन का ऐसा घर भी ले सकता था जिसमें बेसमेंट वगैरह हो, जिसमें मैं रेंट पे चढ़ा दूँ, ऊपर मैं रह लूँ। लेकिन अभी क्योंकि बस हमारी छोटी फैमिली है यहाँ पे, अभी मेरे पेरेंट्स अभी तक यहाँ पे हैं नहीं, उनको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बच्चा है, तो इसके लिए 2 रूम मोर देन सफिशिएंट है। तो हम बड़ा घर की भी अभी हमें ज़रूरत ऐसी खास थी नहीं। तो जब मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे तो हम स्विच करके एक बड़ा घर ले लेंगे। और फिर मैं अभी एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं लेना चाह रहा था। बाई चांस अगर टेनेंट मिले नहीं मिले, फिर क्या होता था, जितना भी उसका ईएमआई आएगा, जितना भी उसका मॉर्गेज आएगा मंथली, वो पूरा मुझे अपनी जेब से देना पड़ता। तो वो मैं अभी सारी टेंशन नहीं लेना चाहता था, इसलिए हमने एक छोटा सा 2 BHK का अपार्टमेंट ले लिया। सेकंड जो चीज़ होती है जो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होती है वो होती है कार। और कार में भी स्पेशली जो जिनको सो कॉल्ड लग्जरी सेगमेंट है, जैसे इंडिया में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज़, इनको बड़ा हाई क्लास बताया जाता है। और लोगों का सपना होता है कि यार कैसे भी करके ना, चाहे सेकंड हैंड हो, कैसी भी हो, एक मेरे पास BMW आ जाए, है ना। मेरा भी ऐसा ही सपना था। मैं भी मैंने कोशिश की इंडिया में। इनफैक्ट मैंने कार खरीदी भी थी, वैगन ली थी मैंने, क्योंकि एकदम बजट की चाहिए थी मुझे। और वहाँ पे BMW लेना तो मतलब ऐसा होता था कि यार बहुत आउट ऑफ द रीच है। लेकिन यहाँ पे जब कनाडा में आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक मजाक लगती हैं, एक बेसिक लगती हैं। कार यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी होती है, कार आपको लेनी ही होती है। बिना कार के समझ लो आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हवाएं ठंडी चलती हैं। तो आप ऐसा नॉर्मली बाइक पे भी नहीं चल सकते और वॉक करके भी नहीं चल सकते, है ना। कार आपको लेनी ही पड़ती है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। और कार यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, $1,000 से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप पुरानी लोगे काम चलाऊ कार, तो आपको $1,000 में भी मिल जाएगी। $1,000 यानी 60,000 रुपये की भी कार मिल जाएगी यहाँ पे। मैंने अपनी फर्स्ट कार ली थी, वो $1,500 की थी, मतलब 1 लाख से भी कम की कार ली थी, और वो थी 2002 की होंडा सिविक। और वो काफ़ी अच्छी कार थी और मैंने कम से कम 6-7 महीने चलाई, मुझे कभी भी उसने प्रॉब्लम नहीं दी, है ना। तो कार यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत इजी होता है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स भी काफ़ी इजी होती है। इनफैक्ट आपको टेस्ला भी लेनी है तो टेस्ला भी आपको यहाँ पे शायद $50,000 के आसपास है। तो उसकी अगर आप EMI भी करवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं आती मंथली, क्योंकि यहाँ पे सैलरी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप लग्जरी आराम से अफोर्ड कर सकते हो। रही बात ग्रॉसरी वगैरह की और इन सब चीज़ की, तो इंडिया के से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, लेकिन ओवरऑल वो काफ़ी सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है। तो इंडिया में अगर आप 30,000 कमा के 10,000 की ग्रॉसरी ले रहे हो, वो ज़्यादा महंगा है, या फिर यहाँ पे आप
$2,500-3,000 कमा के $400-500 की ग्रोसरी ले रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी हर चीज़ की ज़्यादा है। ये देखो गाइस, अभी फॉल का सीज़न चल रहा है, तो फॉल के सीज़न में नीचे पत्ते ऐसे बिखरे रहते हैं और जो पेड़ों के पत्तों का कलर है वो देखो ऐसा कुछ हो जाता है, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, है ना, मरून। तो पेड़ हैं वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। और इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्रीनरी। तो मुझे यहाँ की ग्रीनरी इनफैक्ट अगर इसको ओवरऑल कंसीडर करें तो यहाँ पे पेड़ का इतना ध्यान रखा जाता है, ग्रीनरी का इतना ध्यान रखा जाता है, और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन देंगे तो लोग पैसे की तरफ ज़्यादा भगेंगे। जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर बिल्डर्स हैं वहाँ पे पेड़ वगैरह जंगल काट काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। ये देखो, ये मेरी सोसाइटी है और सोसाइटी में देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। और मैं अगर इधर अपनी सोसाइटी से थोड़ा इधर दिखाऊं तो देखो पूरा ऐसा लगेगा कि मेरे पास पूरा गार्डन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ लगाना ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऑप्शन है, यहाँ पे कंपलसरी कर रखा है। ठीक है, अगर आप घर लेते हो यहाँ पे तो घर में पेड़ होना ज़रूरी है, गार्डन होना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है ये आउटस्कर्ट में, अगर मेन वैंकूवर में भी जाओगे तो वहाँ पे भी जो घर मिलेंगे आपको, वहाँ पे गार्डन होना, पेड़ होना ज़रूरी है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह के रेगुलेशन लाती है तो ये ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे हवा है वो पॉल्यूट नहीं होगी, है ना। और ओवरऑल अगर ज़्यादा गार्डन्स होंगे तो वो घूमने करने के लिए भी और ओवरऑल पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे आसपास ही 2 इतने बड़े बड़े गार्डन हैं और लेक हैं सिटी के बीच में, जो एकदम सररियल लगता है। क्योंकि इंडिया में मैं 30 साल रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो इस तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए इंडिया में क्या है, हमें बिल्कुल पहाड़ों में और ऐसे दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ये सारा एक्सपीरियंस विद इन द किलोमीटर्स मिल जाता है। अगर आप अपने घर से 1-2 किलोमीटर जाओगे तो ही मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, मैं वीडियो देखता था कई कैनेडियंस के, तो मुझे लगता था ये एडिट करके इस तरह के जो पेड़ों के कलर हैं ना, ये डालते हैं, क्योंकि मैं नई नई एडिटिंग सीखी थी और उसमें ऐसा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला ये एक्चुअली में इस तरह के कलर फॉल के टाइम पे हो जाते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये इस कनाडा को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाते हैं। और फाइनल पॉइंट जो है, जो कनाडा के बारे में मुझे अच्छा लगता है, वो है यहाँ की ट्रैवलिंग बेनिफिट्स। आपको पता ही है, इंडिया हो या आसपास की कंट्रीज़ हो, वहाँ पे पासपोर्ट की वैल्यू है वो काफ़ी कम है। अगर आप किसी भी कंट्री में घूमने जाना चाहते हो तो पासपोर्ट की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है आपको हर जगह का वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास कनाडा का PR है तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ का आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप UK भी जा रहे हो, इंग्लैंड भी जा रहे हो, जो कि काफ़ी मुश्किल से जिसका वीज़ा मिलता है, वहाँ भी आप 2 दिन तक बिना वीज़ा के जा सकते हो, केवल PR के बेसिस पे। कई सारी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो इनफैक्ट जापान में भी आप ओनली PR के बेसिस पे ट्रांजिट कर सकते हो। और अगर आपको एक बार यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है 3 साल के बाद, फिर तो समझ लो आपके लिए पूरा, अगर आप घूमने के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आपके लिए कई सारी कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं। क्योंकि कैनेडियन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल दे देती हैं, तो आपको किसी भी वीज़ा की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अगर यूरोप भी जाना चाहते हो तो आराम से आप यूरोप कैनेडियन पासपोर्ट के साथ सीधा फ्लाई कर सकते हो। आपको कोई एडवांस में बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको इन्वेंट्री तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द गो प्लान बना सकते हो। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स। तो इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा हाई क्वालिटी बनाने की कोशिश की है। इसमें काफ़ी सारे एंगल से अच्छा कैमरा यूज़ किया है, काफ़ी सारी लोकेशंस यूज़ की हैं कि मैं आपको और ज़्यादा एंगेजिंग वीडियो बना सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। फ्यूचर में भी मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।